नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण संबोध कक्षा 3 और पाठ का नाम है हमारा कहानी लेखन। कहानी लेखन को हम अंग्रेजी में स्टोरी राइटिंग भी बोलते हैं। तो बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी यह एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के मन को गुदगुदा देता है। यानी जब हम कहानी शब्द हमारे अंदर जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगने लगता है कि कुछ अच्छी बातों की हमें जानकारी होने वाली है। कहानी सुनना सभी को अच्छा लगता है। आप लोग को अच्छा लगता है सुनना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सुनना और सुनाना। कहानी सुनना या लिखना भी कहानी कहने की तरह ही मनोरंजक होता है। कहानी सुनाना यानी जो कहानी सुनाता है या जो कहानी लिखता है वह भी क्या होता है, कहानी कहने की तरह ही मनोरंजक होता है। यानी बहुत अपने मन सबके मन को भाता है, अच्छा लगता है। कहानी लिखना अपने आप में एक कला है। कहानी लिखना क्या है? एक कला है। जैसे चित्रकारी करना एक कला है, वैसे ही कहानी लिखना भी अपने आप में एक आर्ट है। तो आप कहानी लिखना सीखिए जैसा कि आपके पुस्तक में लिखा हुआ है। तो कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई कहानी लिखने बैठेंगे तो हमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो आपको यहाँ पे बताया गया है, उसको मैं आपको पढ़कर समझाती हूँ। कहानी मनोरंजक होनी चाहिए, यानी मन को भाने वाली होनी चाहिए, अच्छी कहानी होनी चाहिए। सेकंड में है कि कहानी में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। जब भी आप कहानी लिखें तो उसमें छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। बहुत लंबे लंबे वाक्य ना लिखें क्योंकि उसमें बहुत गलतियां भी हो जाएंगी और आपकी बातें भी जो होगी वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देंगी। तीसरी जो है वह है कि भाषा सरल होनी चाहिए। सरलता का अर्थ क्या होता है? सिंपल होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमें लिखना चाहिए। कक्षा 3 के स्तर पे 40-50 शब्द सीमा उचित है। जैसे कि आप लोग कक्षा 3 के छात्र हैं तो आप लोग वो 40 से 50 शब्द के अंदर में ही आप लोग कहानी को लिख सकते हैं। इससे बड़ी कहानी आप लोगों के लिए उचित नहीं है। जैसे इतना ही ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोग बड़ा लिखेंगे तो आप लोग के लिए थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी। अगला जो है हमारा वो है कि आसान और समझ आने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए बच्चों, जब भी आप लोग कहानी लिखें तो उसमें ऐसे शब्द का प्रयोग करें जो आसान हो। आसान मतलब इजी हो और समझ में आने वाला हो, यानी दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से वो समझ में आए। अच्छा लगेगा ना जब कोई आपकी बातों को अच्छे तरीके से समझेगा, तो उसे कहानी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो आसान और समझ आने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है हमारा कहानी का शीर्षक छोटा और पूरी कहानी का संकेत देने वाला होना चाहिए। शीर्षक क्या होता है? टाइटल होता है जो सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं। शीर्षक यानी सबसे ऊपर वाले। शीर्ष मतलब क्या होता है? ऊपर। तो जो ऊपर लिखा रहता है वो हमारा शीर्षक हो जाता है। तो वो छोटा होना चाहिए, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, मतलब वाक्य में नहीं होना चाहिए, वो शब्द में ही होना चाहिए। और पूरी कहानी का संकेत देने वाला होना चाहिए, मतलब कि जो कहानी अंदर कहानी आपने जो लिखी है उसके बारे में वो संकेत दे कि इस विषय के, इस व्यक्ति के बारे में या इस पक्षी के बारे में, इस फल के बारे में वो संकेत दे कि इसके विषय में यह बातें लिखी गई हैं। सबसे लास्ट जो है हमारा वह है कि कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए और अंत में उसकी शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। जब भी हम कहानी लिखें तो क्या होनी चाहिए? कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। उससे हमें कोई ज्ञान मिलनी चाहिए, कोई अच्छी बात मिलनी चाहिए और अंत में हमें क्या लिखना चाहिए कि उससे हमने क्या सीखा। तो अंत में उसकी शिक्षा अवश्य हमें लिखनी चाहिए। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों? मैं आगे बढ़ूं। अब आगे हम बढ़ते हैं कि कहानी कितनी प्रकार से लिखी जा सकती है। तो कहानी को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला जो है वह हमारा है चित्र और संकेतों के आधार पर। इसको आगे मैं आप लोग को और अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी कि चित्र और संकेतों के आधार पर कहानी जो लिखी जाती है, मतलब कुछ चित्र बने रहते हैं, कुछ संकेत बने रहते हैं, तो उसको देखकर हमें कहानी लिखना होता है। इस तरह के आप लोग के पेपर में आते हैं ना। और दूसरा यह है कि सहायक शब्दों के आधार पर। तो सहायक शब्द क्या हो गए आपके? जो आपको हेल्पिंग जो वर्ड जो कहते हैं वो हो गए। जैसे कुछ शब्द लिखे रहते हैं ना, मान लीजिए एक नदी के बारे में आप लोगों को कहानी लिखनी है तो नदी का चित्र जरूर, नदी लिखा रहेगा सहायक शब्द के इस पर, पेड़ लिखा होगा, मछली लिखी होगी, बत्तख लिखा होगा। तो इस तरह से सहायक शब्दों के आधार पर भी आप कहानी लिख सकते हैं। तो मतलब 2 प्रकार से कहानी लिखी जाती है,
पहला हो गया चित्रों और संकेतों के आधार पर और दूसरा हो गया सहायक शब्दों के आधार पर। अब आगे हम बढ़ते हैं कि चित्र और संकेतों के आधार पर मतलब उसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले चित्र को ध्यान से देखो। हमें क्या करना होता है, जब चित्र बनी होती है तो उसे हमें बहुत ध्यान से देखना होता है कि उसमें क्या क्या विशेष चीज़ें हैं। फिर उसे समझो, यानी उसे हमें समझना होता है कि उसमें क्या क्या दिख रहा है, कौन कौन से काम हो रहे हैं, चित्र का भाव क्या है, यानी चित्र क्या कह रहा है इत्यादि। ठीक है, जैसे झूला लगा हुआ है, बच्चे कहीं घूम रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि यह जो है वो एक मेले का चित्र है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चित्र को ध्यान से देखना होगा, फिर समझना होगा कि उसमें क्या क्या दिख रहा है, फिर इसमें कौन कौन से काम हो रहे हैं और चित्र का भाव क्या है। चित्रों के नीचे संकेत रूप में दिए गए सहायक शब्दों को पढ़ो। देखते होंगे आप लोग के पेपर में चित्र भी आते हैं और कुछ सहायक शब्द भी लिखे रहते हैं, तो उनको आपको क्या करना है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझना है और पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद है सहायक शब्दों के आधार पर कहानी का विस्तार करो। तो जब आप सहायक शब्दों को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो कहानी बहुत अच्छे ढंग से आप लिख सकेंगे। अब यहाँ पर जैसे आप लोग का एक उदाहरण लिख के बताया गया है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि चित्र और संकेतों के आधार पर एक कहानी है। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, एक साइड कौवा बैठा है, एक साइड मेढक है और तालाब है, पेड़ पौधे हैं और संकेत लिखा हुआ है। संकेत में क्या है, एक मेढक धूप सेकते हुए और एक कौवा उसे देखते हुए। कौवा देख रहा है ना मेढक को, तो इस पर देखिए कैसे, देखिए शीर्षक इसकी जो है वो है चतुर मेढक और कैसे कहानी लिखी गई, इसको मैं आप लोग को पढ़कर सुनाती हूँ। एक दिन एक मेढक तालाब से निकलकर जमीन पर आ गया। वह आराम से धूप सेक रहा था। पास ही एक कौवा बैठा था। उसने मेढक को देखा। वह बहुत खुश हुआ। देख रहे हैं आप, चित्र के बिल्कुल अनुरूप लिखी गई है यहाँ पर वाक्यों को। तो इसी तरीके से आप लोग को लिखना है। फिर क्या हुआ, आगे देखिए कि कौवे की चोंच में मेढक है और संकेत क्या लिखा हुआ है कि कौवे का मेढक को चोंच में पकड़ना, मेढक का कौवे को समझाना कि वह मिट्टी में सना है। तो इसको कैसे लिखा गया है, यहाँ पर बगल में लिखा गया है, इसको मैं पढ़ के बता रही हूँ आप लोग को। उसने झपटकर मेढक को चोंच में पकड़ लिया। पहले तो मेढक घबरा गया, फिर उसने अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने कौवे से कहा, भाई मैं मिट्टी में सना हूँ और गंदा हूँ। गंदा खाना खाने से तुम बीमार हो जाओगे, इसीलिए पहले मुझे धो लो फिर खाना। कौवे ने मेढक की बात मान ली। वह उसे धोने के लिए तालाब पर ले गया। जैसे ही कौवे ने उसे तालाब के किनारे रखा, मेढक छपाक से पानी में कूद गया और कौवा देखता रह गया। मेढक ने अपनी जान बचा ली। देखिए यहाँ पे कितनी चतुराई से मेढक ने काम किया अपनी। तो यहाँ फिर चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि कौवे की चोंच से मेढक जो है वो कूद रहा है तालाब में पानी के अंदर। और यहाँ पे संकेत में लिखा है कि कौवे का मेढक को धोने के लिए तालाब के किनारे रखना और मेढक का छपाक से पानी में कूदना। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि मुसीबत से हमें घबराना नहीं चाहिए। जब कोई भी हमारे सामने समस्या आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, सूझबूझ से हमें क्या करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। जैसे मेढक ने देखा, अपनी जान कैसे बचा ली। यह कहानी आप लोग को अच्छी लगी ना बच्चों। अब आगे हम पढ़ते हैं कि सहायक शब्दों के आधार पर कहानी कैसे लिखी जाती है। तो यहाँ देखिए एक बॉक्स बनी है और इसमें सहायक शब्द लिखे हैं, जैसे चिड़िया, चार बच्चे, खेत, घोंसला, फसल का पकना, किसान, बेटा, पड़ोसी काटना, डर, शाम, घर, वापस, सारी बातें बताना, निश्चिंत, मित्र, स्वयं, कल, जरूर, उड़ जाना। तो ये क्या हो गए, एक सहायक शब्द हो गए सारे, और इनसे ही रिलेटेड हमें क्या करना है, कहानी को लिखना है। तो इसको आपको कैसे बना के लिखेंगे, तो यहाँ पे आपकी पुस्तक में जैसा बताया गया मैं आप लोग को पढ़कर सुनाती हूँ कि चिड़िया और उसका घोंसला। क्योंकि चिड़िया है, घोंसला है, चार बच्चे हैं, तो इन सब में सबसे अधिक क्या हाईलाइटेड हो रहा है, चिड़िया और उसका घोंसला। तो यह इसका क्या हो गया, शीर्षक, यानी जो सबसे ऊपर है। अब हम इसको पढ़ते हैं।
एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। हमने यहाँ 2 बच्चे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे सहायक शब्द में क्या लिखा है? 4 बच्चे, इसीलिए हमने यहाँ 4 बच्चे लिखा। तो एक चिड़िया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उसका घोंसला एक खेत में था। यहाँ पर सहायक शब्द में खेत लिखा है तो हमने यहाँ खेत का यूज़ किया। उसका घोंसला एक खेत में था। हमने जंगल तो नहीं लिखा, पेड़ तो नहीं लिखा। क्यों खेत लिखा? क्योंकि आपके सहायक शब्द जो हैं वो खेत हैं और इसी से रिलेटेड आपको लिखना है। फसल पकने पर किसान अपने बेटे के साथ आया। उसने बेटे से कहा, कल पड़ोसियों को लेकर खेत पर आएंगे और फसल काटेंगे। चिड़िया के बच्चे यह सुनकर डर गए। चिड़िया उस वक्त घोंसले में नहीं थी। शाम को जब वह वापस आई तो बच्चों ने उससे सारी बात बताई। चिड़िया ने कहा, निश्चिंत रहो, कल फसल नहीं कटेगी। अगले दिन फिर किसान और उसका बेटा आया। किसान ने बेटे से कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल अपने मित्रों को बुलाकर फसल कटवा लेना। शाम को चिड़िया ने फिर उन्हें निश्चिंत रहने के लिए कहा। निश्चिंत शब्द आया था ना आपके सहायक शब्दों में। तीसरे दिन किसान ने बेटे से कहा, कल हम दोनों और स्वयं फसल काटेंगे। जब चिड़िया ने यह बात सुनी तो वह बोली, कल फसल जरूर कटेगी। यह कहकर वह अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए ना, दूसरे पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। जितना हो सके हमें अपना काम खुद करना चाहिए। तो बच्चों, हमने इसमें क्या जाना? हमने यह जाना कि कहानी लिखना एक कला है। आसान शब्द, वाक्य छोटे और भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। शीर्षक हमारा छोटा होना चाहिए और कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा जरूर लिखनी चाहिए हमें। तो आप लोग को कैसा लगा मेरे साथ पढ़ना? अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद बच्चों।